नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिया। देखिए, मुझे याद है कि पिछले कुछ सालों से ईडी एक ऐसा नाम है जिसे लेकर सियासत गाहे बगाहे होती ही रहती है। लेकिन फिलहाल ईडी के नाम पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जी हाँ, नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की बात की जाए तो उन्हें ईडी ने बुलाया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन इस चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बयान सुनाऊंगी, और वो बयान आया है सम्राट चौधरी का। उस बयान के बाद इस खबर में बहुत सारे कहते हैं ना कि परत दर परत एक सियासत की बू भी नजर आ रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि क्या वाकई बिहार में कुछ फिर से खेला हो सकता है। पहले सम्राट चौधरी की बाइट सुनाते हैं। स्पष्ट रहिए, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। और जनता दल यूनाइटेड के लोग ही कागज उपलब्ध कराते हैं सबके बारे में, तो उनसे ज्यादा माहिर खिलाड़ी कौन होगा। चारा में यदि लालू प्रसाद जी जेल में रहे तो उसका एक मात्र दोषी है, वो है जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार। और आज भी लालू प्रसाद जी के यहाँ यदि छापा पड़ रहा है तो उसका मूल कारण है कि जदयू के नेताओं ने कागज उपलब्ध कराया, और कोई कारण नहीं, यही कारण है। और सीबीआई तो तब आई थी बिहार में जब लालू जी का ही राज पूरे देश में था। लालू जी की पार्टी जनता दल का देश में सरकार था, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो फिर कोई दूसरा उनको कैसे फंसा सकता है। जब उनकी सरकार में लोग दूसरे फंसा रहे हों तब इस बचता क्या है। तो देखिए, सीधे तौर पर कई बार आपने सुना होगा जब सियासत होती है, खासतौर पर देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव पूछताछ हुई थी तो ये कहा जाता है कि लल्लन सिंह ने ही तो डॉक्यूमेंट ये करवाए थे। खैर, लेकिन आपको बता दें कि अब पूछताछ हो रही है, लेकिन इसे लेकर बिहार की सियासत भी उबाल मार रही है। और इसी साथ आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं पटना से, अरुण कुमार पांडे जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रीति शेखर बीजेपी प्रवक्ता, देवजानी मित्रा जी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता आरएलजेपी से, दिलीप सिंह प्रवक्ता है एलजेपी, रामविलास, सारिका पासवान भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है, अरुण कुमार पांडे जी के पास मैं जाना चाहूंगी। अरुण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए? अरुण जी, क्या वाकई ये समझा जाए कि बिहार की सियासत है वो अब अलग करवट ले रही? क्योंकि मैंने चर्चा करने से पहले सम्राट चौधरी का रिएक्शन सुनाया, मुझे लगा बहुत एम्बियंस आ रहा है। अनम्यूट कर लें। और मेरा सवाल अभी फिलहाल अरुण पांडे जी से है, तो अरुण पांडे जी आप जवाब दें। बाकी जो पैनलिस्ट है आप अनम्यूट करें, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस भी हो रहा है और हमारी जो जनता है वो समझ नहीं पाएगी। अरुण पांडे जी, क्या समझे इस छापेमारी को लेकर? से संपत्ति अर्जित की है। अब संजोग अभी कि राधाचरण सेठ अभी जदयू के एमएलसी है, इसके पहले वो लालू जी के साथ थे। और आपको याद होगा कि इन अपने कई विधान परिषद सदस्यों के साथ इन्होंने पाला बदला था, उसमें राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष की नेता की कुर्सी गंवानी पड़ी। तो ऐसे लोग जो अब उनकी क्या पृष्ठभूमि है वो आप, राधाचरण सेठ कौन है? कोई थोड़े बिहार के एक राजनीतिक जीव है। अब बिल्कुल किसी भी तरीके से उन्होंने धन संपत्ति अर्जित की और सत्तारूढ़ दल का दामन थामा। कल तक लालू जी के साथ है, आज नीतीश जी के साथ है। तो उनके अपने कारनामे के कारण जो कुछ उन्होंने किया है, यदि कानून की दृष्टि से कोई अवैध तरीके से अवैध काम से संपत्ति अर्जित करे तो ईडी इसी के लिए तो बना ही हुआ है। और ये कोई अचानक हुई नहीं है। इनकम टैक्स का छापा पड़ा, कई ठिकानों पर छापा पड़ा, बिहार के अलावा बिहार के बाहर भी छापेमारी हुई थी। अब इसके बाद फिर ईडी ने अभी उनके और उनके सुपुत्र से लंबी पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार कर ले आई। और अभी बात सही है कि जदयू से जुड़े हैं, तो आज कोई भी दल से जुड़ा होता तो सियासी राजनीति गरमाएगी, लेकिन ये कोई दल से जुड़े हैं इसके कारण कार्रवाई थोड़ी हुई है। ये कार्रवाई है उनके अस्तित्व के कारण कार्रवाई हुई है। तो ईडी पूरे देश भर में इस तरह से, आपको अभी कल ही तो आपने देखा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से लंबी पूछताछ की ईडी आई। देखिए अरुण जी, क्या है ना कि ईडी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी है, छापेमारी, और इसके पहले भी कई बार छापेमारी हुई है, आप देख रहे हैं हर राज्य में। लेकिन जो बयान आ जाता है ना सम्राट चौधरी का कि देखिए
ये जो हमें मिलते हैं, जो पर्चे मिलते हैं ईडी के पास, वो तो जेडीयू की तरफ से ही मिलते हैं। तो क्या इसको कैसे आकलन करें? सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपने सुना ही होगा सम्राट चौधरी ने कहा, और हम लोग लगातार, आपने देखा, चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जब G20 का डिनर पार्टी था, जब मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद भी बहुत। तो क्या सौरभ, आप बिहार में मौजूद है, क्या कुछ वाकई खेला होने वाला है बिहार की सियासत में? इस छापेमारी को, ठीक है, कार्रवाई कर रही है ईडी, लेकिन ये जो बयान आता है इसको कैसे समझे सौरभ? जी बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और इसके पहले भी जो भी कुछ हुआ है उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी छोड़कर, अपना गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन में जाने वाले हैं। तो अचानक ही सब कुछ होता है, लेकिन उसकी आहट भले थोड़ी बहुत पहले सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से तस्वीर आई प्रधानमंत्री के साथ, तो जरूर एक बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से गठबंधन या अपना पाला बदल सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो बिहार आए, अपने नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रमंडल के अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी मौजूद थे। सभी से उन्होंने उस जो संबंधित क्षेत्र थे उसका फीडबैक भी लिया है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। जो उनके साथ 5 ऐसे नेता हैं, 6 ऐसे नेता हैं जो सुबह शाम उनके साथ बैठते हैं, उनको भी नहीं पता चलता है कि नीतीश कुमार कल क्या करने वाले हैं। तो ये पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल है। और बात रही ईडी की कार्रवाई की, तो वो निश्चित रूप से 2000 चुनाव के पहले अगर इस तरीके की कार्रवाई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। जिस तरीके से चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, लालू यादव की बात करें या फिर एमएलसी की बात करें, विपक्षी दलों के नेताओं पर अगर कार्रवाई होती है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अभी क्यों, और ये कभी जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके के सवाल बिहार में भी तैर रहे हैं। बिल्कुल। प्रीति शेखर जी, सौरभ ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंडिया गठबंधन की कल बैठक होनी थी शरद पवार के घर पे, और वहां आपने देखा कलकत्ता में ईडी की छापेमारी होती है, इधर यूपी में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी होती है, और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। अब आज बिहार में छापेमारी हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के। क्या इसको प्रेशर कह सकते हैं कि पहले प्रेशर बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये प्रेशर नहीं है, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है। जो भी कानून का सम्मान नहीं करते हैं और जो भी अवैध कारोबार से जुड़कर टैक्स की चोरी करते हैं, उनके लिए पहले भी कानूनी कार्रवाई होती रही है। यह महज संयोग है कि अभी INDI की बैठक होने जा रही है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध नहीं। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य किसी भी दल की, पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस शासनकाल में यहाँ पर बिहार में हमारे यहाँ लालू यादव जी के खिलाफ शिकंजा कसा था। तो आज यदि केंद्र में सरकार है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमारे संबंधित दल के भी हो सकते हैं, अन्य भी लोग हैं, तो उन पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो एक महज एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। बल्कि जो भी लोग कानून का सम्मान नहीं करेंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ में तो किसी भी अच्छे सिटी का एक ड्रेनेज सिस्टम, बढ़िया सड़कें बन जाएंगी, और 200 करोड़ बालू के अवैध कारोबार में किसी ने टैक्स की चोरी कर ली हो, नहीं करे तो ये हमेशा ही कहते हैं कि जो बीजेपी में गया, बीजेपी के साथ हुआ, उसके सारे दाग धुल जाते हैं, बाकी सब दागदार हैं। सारिका जी, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो ईडी की पूछताछ हो रही है, क्या आपको लगता है कि आप वाकई एक कार्रवाई के तौर पर है या टाइमिंग? दूसरी बात सारिका जी, एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बार बार ये बीजेपी की तरफ से बयान आता है कि अगर लालू यादव की बात की जाए तो ललन सिंह ने ही कागज बढ़ाया था, और फिर से सम्राट चौधरी का ये बयान आता है, क्योंकि पहले आरजेडी से रिश्ता रहा है। क्या समझे इस पॉलिटिक्स को, और क्या समझे अंदर की राजनीति को? सारिका जी, आरजेडी के लिए वाकई कहीं ना कहीं टेंशन वाला माहौल हो गया है? सारिका जी, सारिका जी आप अनम्यूट पे। जी हाँ,
मुझे तो लगता है अंजलि जी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सबराज चौधरी खुद बीजेपी के लिए बहुत बड़े काल है। सब जानते हैं कि सुखदेव चौधरी का क्या बयान था नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें तो जमीन पे ही गाड़ दूंगा मैं, और लगातार सम्राट चौधरी जी जिस तरह के बयान कर रहे हैं उल जलूल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी को एक ना एक दिन नेस्तनाबूद तो बिहार में करके ही मानेंगे। वैसे तो देशव्यापी उनका नेस्तनाबूद होने वाली है बीजेपी। बावजूद इसके देखिए ईडी हो, इनकम टैक्स हो, या कोई भी इस तरह के सरकारी जो तंत्र है वो अगर काम कर रही है तो ठीक है ना, काम करे भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अब अगर वो उस काम किनके इशारे पे कर रही है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा, राधा मोहन जो भी हैं ये शाह जी, मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा सुनती हूँ। ये तो जेडीयू के, मुझे लगता है कि अगर जेडीयू के प्रवक्ता होते तो इस विषय पे जरूर ज्यादा बेहतर बोल पाते वो। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी मैं आपको अंजलि जी कि कल का एक दृश्य था जहाँ एक तरफ बीजेपी जश्न मना रही थी और वहीं कश्मीर में हमारे शहीदों की शहादत हो रही थी। मतलब एक तरफ जहां गोलियां चल रही थी, लोगों की जाने गई, हमारे सैनिकों की जाने गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा दम भरती है देशभक्त होने का, देश के लोगों की बात करती है, सैनिकों की बात करती है, और दूसरी तरफ वो पार्टी कर रहे थे। तो बीजेपी का अपना तो कोई चेहरा और चरित्र है नहीं। अभी मैडम बोल रही थी कि 200 करोड़ क्या 200 करोड़ में तो सड़कें बन जाती। देखिए G20 का अभी कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि कई गरीबों के जो आवास जो है ना, घर है, आशियाने को तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो झुग्गी झोपड़ियां लोगों की नजर में ना आए, उनको सड़कों पे छोड़ दिया गया, उनके घरों टॉपिक पे रहे या नहीं दिख रहा है। देखिए किस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी है, किस प्रकार से जो गरीब देश, आप गरीब की बात कर रहे हैं, जो गरीब देश आज तक उनको G20 का सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनाया जाता रहा है। लेकिन ये भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही प्रभाव है कि G20 में अब अफ्रीकी देश भी सम्मिलित हो रहे हैं। ये गरीब देश का ही सम्मान हो रहा है। ठीक है मुझे देखिए कार्रवाई को लेकर सवाल उठते हैं और बड़ा सवाल ये हो रहा है कि सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कि कई बार ऐसी चीजें बयान सामने आए हैं और हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या कुछ अलग होने वाला है बिहार के सियासत में, वाकई कुछ खेला होने वाला है दिग्विजय। देखिए ऑनेस्टली बात है, इस बार की G20 का एक तस्वीर जो है ऑलरेडी हमारे ऑनरेबल पीएम अपने ही ट्विटर हैंडल से शेयर करने के बाद मुझे लगता है मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग G20 को लेकर कभी और डिस्कशन कर लेंगे। अभी जिस मुद्दे पर मैं सवाल कर रही हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पॉइंट ले रही थी, सो लेट मी जस्ट कंप्लीट। तो वो तस्वीर वायरल होने के बाद बहुत सारी चीजें जो है आरजेडी और जेडीयू में आपस में ही मतभेद शुरू से था, अभी वो चीजें और बढ़ गई है। और देखिए जिनके भी घर में ईडी या सीबीआई का रेड हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई क्या कहते हैं, आपके सत्ता जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लोग आपके करवा रहे, कुछ को लगता है कि भाई नहीं वो बहुत दूध का धुला हुआ था तो लोग ऐसे ही चले गए। तो स्टोरी वही है कि भाई आप गलत करोगे तो आपके घर पे ईडी और सीबीआई जाएगा। जब चोरी और जब इस टाइप के काम करते वक्त जब हाथ नहीं कांपे, तो अभी ईडी जब घर पे गया तो उसको लेके इतना हाई तौबा क्यों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब वो चाहे जेडीयू के नेता हो या आरजेडी के हो, अब जब ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है, मीन्स आप कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, आप एक कन्विक्टेड है, उसको उस ढंग से फेस करें, ना कि इसको आप ये दिखाए कि बीजेपी के पास बहुत काम है। आपके घर में सीबीआई या फिर ईडी भेज के वो अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। जो काम आपके सीबीआई ऑफिसर को करना होगा वो करेंगे, जो काम हमें करना है हम कर रहे हैं, जो बीजेपी को करना है वो कर रहे हैं। जिनके घर में सीबीआई ईडी के आई एम श्योर उनके अगर आप पुराने पन्ने अगर आप देखेंगे तो वंस अपॉन अ टाइम ये बड़े करीबी हुआ करते थे आरजेडी के। तो कहीं ना कहीं जैसे आप कहते हैं ना कि पावर ऑफ एसोसिएशन, अगर आप एसोसिएशन ऐसे बनाएंगे तो आपको भुगतना भी वही होगा। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आपके ये जेडीयू के जिन नेता के घर में ईडी का छापा पड़ा है, ये मैंने कोई शॉकिंग नहीं है। देखिए और भी शायद छापे कुछ और समय तक पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि भाई अपना काला धन जो आप लोगों ने रखा है वो निकाल के सरकार को दे ही। राहुल जी ये जो छापेमारी हो रही है, राहुल जी ये जो छापेमारी हो रही है, क्या आप पहले आरजेडी के करीबी थे, अब जेडीयू में आए हैं,
तो क्या एक ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे बिहार में तो अब ये देखिए अटकलें लगाई जा रही है, जिस हिसाब से डिनर में मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, तो सवाल तो तमाम उठ रहे हैं राहुल जी। देखिए अंजलि जी, ये विपक्ष के लोग अक्सर ये सवाल करते उठाते रहते हैं कि विपक्ष के नेता हैं या इस तरह की चीजें हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए या उनको फंदा में कसने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे राधाचरण सेठ जी के थोड़ा सा इतिहास को भी जानना पड़ेगा। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले ये भोजपुर स्टेशन, आरा स्टेशन के ठीक सामने एक जलेबी की दुकान चलाते। 8वीं पास ये व्यक्ति आज कई हजार करोड़ के मालिक हैं। और ये सिर्फ बालू के मामले में नहीं है कि इनके ऊपर 200 करोड़ का मामला है, और इनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं। ये भी संभव है कि जैसे ये भी सुनने में आया है कि ये ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ओपन मार्केट में करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर वो पे, बहुत तरह की चीजें इनके बारे में अगर आप भोजपुर और आरा के लोगों से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके बारे में कि इन्होंने बहुत अकूत संपत्ति बनाई है। 700-800 बीघा जमीन खरीदने का भी दावा किया जाता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वहां के स्थानीय लोग भी इस तरह का दावा करते हैं। तो अंजलि जी मेरी पूरी बात, अंजलि जी मैं 2 मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि जो सम्राट चौधरी जी ने जो सवाल उठाया है, तो बहुत संभव है कि जब ये आरजेडी में रहे हों उस समय ही नीतीश कुमार जी की पार्टी ने सीबीआई को या ईडी को इनके बारे में बताया हो। बाद में किसी डील की वजह से नीतीश जी के साथ ये शामिल हो गया हो, और आज नीतीश जी ये दावा करते रहते हैं। अभी ललन जी भी ने दावा किया कि हमारी पार्टी सबसे बेदाग है, उनके नेता के कुर्ते पर कोई दाग नहीं है। लेकिन उस पार्टी का एक व्यक्ति जिसपे 200 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का मामला आ रहा हो, और अभी तक गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद भी अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है पार्टी से, या निलंबित नहीं किया गया है, तो सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं जदयू के कथनी और करनी में तो बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ कहना कि सिर्फ सरकार डिस्टर्ब करना चाहती है सत्ता पक्ष को, तो सिर्फ इसलिए इनको इम्यूनिटी नहीं मिल जाना चाहिए कि विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको सीबीआई या ईडी से इम्यूनिटी मिल जाए। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का सामान्य मामला है और एक सामान्य कोर्स ऑफ एक्शन है ये ईडी का या सीबीआई का, और कोई बात नहीं। विनीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है विनीत सिंह जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति की बात की जाए, टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण करता है, और किस टाइमिंग पे क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और अगर मैं देखूं राधाचरण जी की, इसके पहले भी पूछताछ हुई और बहुत लंबे वक्त से ये चल रहा है, लेकिन इसी टाइमिंग पे एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक कल होनी थी और आप देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है, तो क्या कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश कह सकते हैं चुनाव से पहले, एक पहले ही एक दिखाया जा रहा है? तो स्वरूप क्या समझे मैंने? अंजलि जी आप सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। देखिए ये इत्तेफाक कह लीजिए या क्या मुझे नहीं मालूम है, राधाचरण सेठ और हम एक ही गांव से आते हैं। ये हमारे पिताजी के साथ पढ़ते थे, मेरे पिताजी प्रोफेसर बने और राधाचरण सेठ जी आप देख रहे हैं क्या बने। तो जैसे कि अभी राहुल भाई बता रहे थे कि हमें इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, ये क्या करते थे, इनके पिताजी से लेके इनके कितने भाई बहन सब है, हम सब जानते हैं क्योंकि एक ही गांव रहा है हम लोग का, आरा के रहने वाले, निकनाम टोला गांव है। तो लेकिन ये अंजलि जी ये उठाना नाम कि भाई सरकार जो है इन पे दबाव बना रही है घमंडिया गठबंधन पे, तो क्या जो कार्यपालिका है कुछ भी कार्य नहीं करे? कभी सिलेंडर का पैसा कम करते हैं तो उसमें भी ये लोग हाय तौबा मचाते हैं। बात अभी ओल्ड पेंशन स्कीम की कर लें तो उसमें भी हाय तौबा। तो आखिर जो कार्यपालिका, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और ये सोचे कि भाई चुनाव खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे काम? जो 200 करोड़ रुपए का जो मामला आ रहा है ये सर्वविदित है। और अगर आप इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जाइएगा, इनके पास उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर है, ऐसे ऐसे नामचीन होटल हैं, जो कि मुझे संभव लगता है कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए 1 नंबर का काम करे उसके साथ ये संभव है। भाई हम लोग सुबह से शाम मेहनत करते हैं तो जाकर मिला के 50,000 1 लाख रुपए की सैलरी कमा पाते हैं हम लोग। तो ये जो है ये समय की बात नहीं है। सरकार घमंडिया गठबंधन जो भी कह ले, सरकार अपना काम करेगी, उसकी जो संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी। ये बिल्कुल अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विनीत सिंह जी सवाल इसलिए उठ जाते हैं और विपक्ष भी इसलिए सवाल उठाते हैं, जब कोई एनडीए में आ जाता है ना तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं, और इसलिए टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। सारिका जी से रिएक्शन लेते हैं विनीत सिंह, जिसके बाद 10 सेकंड बिल्कुल आप बात मालूम है।
आपका सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप एक सवाल पूछ के और आप दूसरे को मौका दे देती हैं। जो दूसरा व्यक्ति है वो छटपटाते रहता है कि भाई हमको उत्तर देने का कब समय मिलेगा, तो हमको 10 मिनट सेकंड का समय दीजिए। कोई भी एनडीए में आता है ना उस पे केस खत्म होते हैं और ना उसको हम ये कहते हैं कि भाई आपको जो है रिलीज कर दिया गया है। केसेस भी चल रहे हैं। बात कीजिएगा अजीत पवार का, अजीत पवार कभी जेल नहीं ना गए थे। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी जेल होके आए हैं, तेजस्वी यादव बेल पे बाहर हैं, अभी जो एमएलसी साहब की बात कर रहे हैं वो भाई जेल चले गए हैं, इनके भाई रितलाल यादव हैं, बाहुबली हैं, वो जेल में गए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ जो है ऐसा कोई भी बता दीजिए व्यक्ति जो है जो कि जेल होके आया है, आपको नाम नहीं सूझेगा। जी विनय सिंह जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सारिका जी से रिएक्शन लेते हैं। सारिका जी। जी बिल्कुल अंजलि जी, विनीत जी सही बोल रहे थे कि इनके साथ जो भी जाते हैं ना, जाने के बावजूद भी केस नहीं खत्म होती है, और इसलिए केस खत्म नहीं होता है। जब केस खत्म हो जाएगा तो वो आदमी तो भाग जाएगा, उसको तो बांध के रखना है ना भाई, जब तक सत्ता में रहना है उसको बांध के रखना है। जब केस ही खत्म कर देंगे तब तो वो भाग ही जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी देखिए, जिसको बोलती है ना कि नेशनल करप्ट पार्टी, वो उनको बुला करके अपने घर में पैर भी उनकी पूज रही है। और ऐसे कई भ्रष्टाचारी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों की ऊंचे शिखर पे बैठाया और फिर उसको गले लगाया, और आज अपने घर में बैठा करके कुर्सी पे बकायदा उनके पाँव को धो रहे हो और चूम रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ, जो भ्रष्टाचारी ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में है, वो उनको तब तक भ्रष्टाचारी दिखते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो वो भ्रष्टाचारी नहीं दिखते। खैर वो अलग बात है, बहुत फहरिस्त लंबी है भारतीय जनता पार्टी का। कहते हैं ना, वो पाप का घड़ा और भ्रष्टाचारियों से जो कहते हैं ना, इतना वो घड़ा भर गया है कि बस वो फूटने ही वाला है। 2024 निकट है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी जवाब भी मिलेगी। दूसरी बात, रही बात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम ऐसी जो सरकारी मशीनरी है, तंत्र है, कौन कह रहा है भाई आप काम मत कीजिए? काम कीजिए ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे कि काम नहीं कीजिए। मान लीजिए कहीं छापा पड़ रहा है तो क्या कोई रोक दे रहा है कि आप छापा मत दीजिए? लेकिन जब बात आती है सरकार की नीयत की और टाइमिंग की, तो निश्चित रूप से सरकार पे तो शक उठेगा ही, उनकी नीयत पे शक तो होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी भाई? आप अचानक आपके सवाल का जवाब यहाँ पे प्रीति जी भी देना चाह रही है, राहुल जी भी, देवजानी जी भी। मैं एक एक करके रिएक्शन ले रही हूँ। मैं सौरभ के पास भी जाऊंगी। जितने लोग होते हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं होता है, तो ऐसा कीजिए ना, लालू जी को बोलिए ना, उनका भी केस खत्म हो जाएगा। आपके पास आते देवजानी जी। प्रीति जी नहीं, बस मैं एक ही लाइन में सारिका जी को बोलना चाहूंगी। सारिका जी जैसे अभी बोले कि भाई हमारे यहाँ पे इतने होते हैं, जब कोई क्या कहते हैं हमारे साथ आते हैं, एनडीए में आते हैं तो उनका केस खत्म हो जाता है, कोई जेल नहीं जाते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आरजेडी को तो तुरंत हाथ मिला लेना चाहिए, आरजेडी को तो तुरंत हाथ देना चाहिए बीजेपी के साथ। ना रहेगा बात, 9 बजे की बात सॉरी भाई, जब नहीं मतलब कुछ भी होता है हम तो कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। राहुल जी। क्योंकि 17 साल यहाँ बीजेपी। जी राहुल जी। मैं ये अंजलि जी कह रहा हूँ कि बिहार में 17 साल के लगभग, उसमें 1-2 साल अगर तेजस्वी जी का घटा दें तो लगभग 15 साल बीजेपी की सरकार में भागीदारी रही है। अगर इनको लगता है कि बीजेपी के लोग इतने करप्ट हैं या कुछ भी हैं, तो आज इनके पास लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के गृह मंत्रालय से लेकर के सारे विभाग हैं। जो बिहार के अंदर जो इकोनॉमिक ऑफेंस के जो विभाग हैं वो भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उससे अच्छा है कि ये तमाम नेताओं का, जिनके बारे में इनको शक है कि बिहार के अंदर इन नेताओं ने बहुत अकूत पैसा कमाया है, उनके खिलाफ जांच करने से घबराती क्यों है? पिछले 1 साल से ज्यादा महागठबंधन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जिस विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी जी, अभी तक कम से कम उसी विभाग के मंत्री की जांच करा लेते। वित्त मंत्री रह चुके हैं सुशील मोदी जी, उसके बाद के मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं की जांच करा ले। इसलिए आरजेडी या जदयू का जो आर्थिक तौर पर जो घोटाला करने का या जो भ्रष्टाचार का जो एक कल्चर रहा है, उस कल्चर को ये बचाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ भी ये आरोप लगाते हैं कि ये इंडिया के हैं या इस तरह के लोग हैं, इसलिए इनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि भ्रष्टाचार में ये लोग आतंक डूबे हुए हैं। और जिस तरह से विजय चौधरी जी के रिश्तेदार का मामला आ रहा है या ललन सिंह जी के करीबी का मामला आ रहा है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग इसमें आएंगे भ्रष्टाचार की जद में और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, बिहार में लालू जी का और बालू का खेला सर्वविदित है कि लालू जी जब थे तो वो चारा भी स्कूटर और मर्सिडीज में ढोया जाता था, और आज जो है अच्छा उनके गठबंधन के जो भी मंत्री अभी जदयू के माननीय अनिल सिंह जी की गिरफ्तारी हुई ईडी ने किया है, तो हमारा यह कहना है कि ईडी और सीबीआई क्या विपक्षी के कहने उनके हिसाब से चलेगी, या जो भी आरोप लगते हैं कहीं कोई ऐसे एक सवाल ठीक है, राहुल जी भी कह रहे थे, लेकिन प्रीति जी अगर मैं बिहार की बात करूंगी, अभी तक तो एनडीए के 1 साल से महागठबंधन की सरकार चली। दूसरी बात, मुझे याद है बालू माफिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले कई सालों से चरम पर है, ठीक है, तो तब तो बीजेपी को भी याद आ सकती थी अगर साथ में थे तो। उसके अरुण जी क्या वाकई कई बार कार्रवाई के नाम पर सियासत होती है देश में? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर हर जनता के लिए बहुत फायदा होगा अगर कि हम नजीर पेश करें, लेकिन क्या सिर्फ भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा है या वाकई इसे हम सियासत समझ सकते हैं? जैसा कि सौरभ ने पहली बार में जिक्र किया था, टाइमिंग और राजनीति में देखिए कौन क्या बयान दे रहा है, जो बयान होता है वो कई बार होता नहीं, और बिहार में तो खास तौर पर हम इसके साथ जाएंगे नहीं, फिर आप देखते हैं कि कब कौन किसका साथ, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। और अब जब सम्राट चौधरी का ये बयान आ जाता है तो ये थोड़ा सा कसमोकस की स्थिति दिखाई दे रही है। अरुण पांडे जी। देखिए अंजलि, जो बात अभी सौरभ ने कही है ये बात सही है कि ईडी ने कार्रवाई की, तो टाइमिंग का सवाल है कि कल दिल्ली में जहां आईएनडी की बैठक हो रही थी, अब पटना में यहाँ ईडी की कार्रवाई हो रही थी। कलकत्ता में जिस मेंबर को ईडी वहां आईएनडी की बैठक में शरीक होना था, उसको कलकत्ता के साल्ट लेक ऑफिस में 9 बजे रात तक पूछताछ हो रही है। अभी टाइमिंग का सवाल जो है, अभी इसको उससे मुझे लगता है कि थोड़ा न्यायोचित नहीं होगा। आप ही कहिए कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या उसने लॉ ब्रेक किया है, लॉ ऑफेंडर है कि नहीं है? और जहां तक राधाचरण सेठ के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है, राधाचरण सेठ की पृष्ठभूमि क्या है? कोई वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है क्या? कल राजद से जुड़े थे और आज जदयू से जुड़ गए, बस यही उनकी पहचान है। अब कल जिन कारणों से, जिन परिस्थितियों से और फिर जिस तरीके से उन्होंने धनोपार्जन किया, एक अपनी पहुंच बनाई, तब लालू जी के साथ करीब आए। और फिर मैंने आपसे कहा ना कि लालू जी को तो गच्चा दिया, उनके इस गच्चा देने का प्रतिफल हुआ कि राबड़ी देवी विपक्ष की नेता थी काउंसिल में, उनकी कुर्सी छीन गई, ये राधाचरण कंपनी के धोखा देने के कारण। अब कहीं ना कहीं और कोई दूसरा कारण नहीं है, खैर उनमें मैं नहीं जानता हूँ, सौरभ जी भली बातें जानते हैं। सिर्फ बालू क्यों कहते हैं? आज दारू, बिहार में दारू बंदी है पूरी तरह, लेकिन ये बात किसी से छिपी है कि पूरे बिहार में दारू का जो कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक का अवैध कारोबार हो रहा है, उसमें किस दल से जुड़े लोग नहीं है। बालू की जो बात आपने, बालू का सिंडिकेट चल रहा है, आज ये पैनल पर बैठे हुए जो लोग हैं, अब उनके लिए भी कहना उचित नहीं होगा किस दल में, क्या बीजेपी, क्या जदयू, क्या आरजेडी, कौन लोग बालू सिंडिकेट में जुड़ा हुआ नहीं है और विधान परिषद और विधानसभा का मेंबर नहीं बना हुआ है। चाहे वो रोहतास वैशाली की बात करें, सारण की बात करें या पटना जिले की बात करें, संरक्षण मिला हुआ है तभी ये स्थिति बनी हुई। बड़ा सवाल उठाया आपने सौरभ। देखिए, हम लोग टाइमिंग पे इसलिए सवाल उठाए क्योंकि सम्राट चौधरी ये कह देते हैं कि देखिए जो हमें कागज मिलता है, जो रिपोर्ट आता है, वो तो जेडीयू देती है। और आपको याद होगा जब भी तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, यहाँ तक कि लालू यादव के लिए भी कहा जाता है कि जेडीयू के और लल्लन सिंह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। सौरभ, लेकिन अगर आने वाले वक्त के लिए समझे, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समझे, तो क्या ठीक है नीतीश कुमार कब क्या कदम उठाते कोई नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार कब बदल जाते हैं ये तो अब पब्लिक समझ ही जाती है। सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि देखिए सम्राट चौधरी वही बात बोलेंगे या वही बयान देंगे जो उनकी पार्टी को और उनको सूट करेगा, ये सबको पता है। अपने पार्टी के विरोध में जाकर या खुद के विरोध में जाकर वो किसी तरीके का बयान नहीं देंगे। और अरुण जी अभी बिल्कुल सही बात बता रहे थे, चाहे शराबबंदी, शराब की तस्करी को लेकर हो या बालू की तस्करी हो, सभी पार्टी के नेता शामिल हैं। जो पकड़ा गया वो भ्रष्टाचारी है, जो पकड़ा नहीं गया वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो वही बातें हो रही है, टाइमिंग को लेकर यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि केवल बिहार में सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो केवल क्या आरजेडी में है,
केवल जदयू में है, बीजेपी के कोई नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी ना हो, उनके घरों में छापे नहीं पड़ रहा है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है, टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के तरफ से जरूर ये मुद्दा बनाया जाएगा, जरूर ये पूछा जाएगा। आप देख सकती हैं कि जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, उसके बाद जो केसेस चल रही थी, चाहे लालू प्रसाद यादव पर हो या तेजस्वी यादव पर, उसमें तेजी आ गई। 2017 में उन पर आरोप लगाया गया, चार्जशीट दाखिल होती है 2023 में। 5 सालों से जो सरकारी संस्थान थी वो कहां थी, क्या कर रही थी? तो सवाल तो खड़े होंगे। टाइमिंग का काफी वैल्यू होता है। अगर चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर आप देख रहे थे कि कलकत्ता में अभिषेक बनर्जी को आना था, दिल्ली वहां छापेमारी हो रही है, आपने देखा यूपी में, तो इसलिए सवाल उठते हैं टाइमिंग पर। विनीत सिंह जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, और ये सवाल विपक्ष बार बार कहता है कि क्या सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो विपक्ष में ही है क्या? एनडीए में जो एनडीए के साथ हो जाता है वहां भ्रष्टाचार जीरो हो जाता है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो जाती है। देखिए जितने ठीक है, पहले आप प्रीति जी, ठीक है प्रीति जी आप पहले अपने जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनीत सिंह जी के पास जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पकड़े जाते हैं वो विपक्षियों को ही निशाना बनाया जाता है, जैसा आपने कहा, लेकिन संयोग ऐसा है कि जितने लोग अपराध में पकड़े जा रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि ऐसा क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है हर जनता ही चाहती है, और तभी तो विकास की जो हम बात करते हैं वो हो पाएगा। अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ये सवाल विपक्ष इसलिए उठाते हैं, विपक्ष की तरफ से ये सवाल होते हैं प्रीति जी, कि क्या जो एनडीए में आते हैं, जो एनडीए के साथ होते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनके घर में, और कह सकते हैं उनके विधायकों की बात की जाए, जो भी एमएलसी होते हैं वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। अगर बहुत बड़ा सवाल उठाया था अरुण पांडे जी, बिहार की हम बात करें ना, बालू माफिया का बहुत बड़ा शिकंजा है, और उसमें तमाम राजनीतिक दल की बात की जाए तो जिम्मेदार है इसके लिए। प्रीति जी, देखिए भ्रष्टाचार लोग तो पार्टी देखकर आरोप तय नहीं किया जा रहा है, यह तो संयोग से जिनके खिलाफ ऐसी बातें आ रही हैं सामने, जिनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया जा रहा है, वो एक मिनट तो हमारा यह कहना है, अभी तो विपक्षियों को धन्यवाद देना चाहिए केंद्र की सरकार को, कि इतनी बड़ी संख्या में जो भी भ्रष्टाचारी है वो चाहे कोई दल से हो ना हो, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितनी कार्रवाई, जितनी तेजी से कार्रवाई और जितनी लगातार कार्रवाई चल रही है, क्या ईडी और सीबीआई पहले केंद्र की सरकारों के पास क्या उनके पास ये नहीं थे, क्या उनके पास ये अधिकार नहीं थे कि वो भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करा लेती? क्यों नहीं उन्होंने कराया? यह हम धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को कि उनकी ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो नीति है, भ्रष्टाचार को जो टॉलरेंस वो नहीं टॉलरेट नहीं करते हैं, न तो सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, और आज के डेट में ईडी और सीबीआई भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, कोई हमारे केंद्र की सरकार जो भी सत्ता पक्ष में होती है, हर जांच एजेंसियों को अलग तरीके से कहा जाता है, सीबीआई के लिए तोता कहा गया था। विनीत सिंह जी, क्या है ना कि एक बड़ी विडंबना है इस देश में, जब भी जो तमाम जांच एजेंसियां होती है ना, उसे हर राजनीतिक दल अपने तरीके से नाम देते हैं, और यही होता है कि वो सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल कर रहा है, विपक्ष अलग बयान देता है। ऐसे में क्या होता है ना कि जो आम आदमी है, आम आदमी को तो यही लगता है ये बड़ी जांच एजेंसियां हैं। अब ऐसे जब राजनीति होगी ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो जो भी संस्था है उसका एक जो डेकोरम होता है वो नीचे गिरने लग जाता है ऐसे में। विनीत सिंह जी, अंजलि जी एक बात बताइए। अंजलि एक मिनट, अंजलि एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, एक देश की तस्वीर है, इसको लोगों को जानना चाहिए। आज कांग्रेस के जमाने में आपको याद होगा, सौरभ जी को याद होगा, स्टडी रिपोर्ट आई थी और दिल्ली के अखबारों ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा था। कांग्रेस के जमाने में यही सीबीआई, ईडी तो उस समय इस तक प्रोमिनेंस नहीं लिया था। ईडी को तो मनमोहन सिंह ने पैदा किया, सब पूछे, और उसको अधिकार दिया, विशेष अधिकार दिया, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उसको और शार्पन्ड किया गया है। लेकिन कांग्रेस के रेजिम में इसी इनकम टैक्स की कार्रवाई 75%, एक आंकड़ा है कि 75% ऑपोजिशन के लोग टारगेट होते थे, अब 25% दूसरे लोग होते थे, चाहे वो इंडस्ट्री की।
आज हो गया है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो 90% है। अब आप उसको 95% जो आज चर्चा हो रही है कि जो जब विपक्ष में आता है वो निशाने पर होता है और जो बीजेपी से जुड़ा होता है वो सब भूल जाते हैं, सब वो वॉशिंग मशीन में। तो ये आंकड़ा ही बताता है भाई केंद्रीय एजेंसियां सरकार के लिए है और जब कार्रवाई करनी होती है तो ये तस्वीर जरूर है, लेकिन कार्रवाई तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है, लॉ ब्रेकर के खिलाफ हो रही है। और ठीक ही कहा है कभी भाई साहब ने कि आज यहाँ बिहार में नीतीश जी की सरकार राजद के साथ है और बीजेपी के मिनिस्टर्स यदि करप्शन है तो आप जांच करा के बिल्कुल, जैसा आपने देखा अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी अरेस्ट हुए हैं, वहाँ की एजेंसी ने कार्रवाई की है। तो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को किसने रोका है? बिहार के भाजपा जो भ्रष्ट मंत्री यदि रहे यदि मैं इसलिए लगाता हूँ कि उनके खिलाफ दूध के धुले नहीं, आज भी आरोप चर्चा होती है, लेकिन जांच करानी चाहिए। या सारे लोग 15 साल जदयू और भाजपा की सरकार रही और भाजपा के मिनिस्टर भ्रष्ट थे, उनके कारनामों की जांच करानी चाहिए आर्थिक अपराध इकाई को। किसने रोका है? मेरा सवाल वही था, आम जनता के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल पूछ रही हूँ, जांच एजेंसियों को अपने तरीके से उपाधि देना कहाँ तक उचित है? ये मैं किसी भी राजनीतिक दल को लेकर नहीं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मुझे उससे लेना देना नहीं। जांच एजेंसी सर्वोच्च उठता है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने वाली एजेंसियां होती हैं। क्या आपको लगता है कि हर वक्त जो भी सत्ता में होता है और जो भी विपक्ष में होता है अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं उसका नामकरण कर दिया जाता है? विनीत सिंह। नहीं अंजलि जी, कांग्रेस का तो समझ में आता है कि कांग्रेस के समय में स्कैम्स काफी हुए हैं और कांग्रेस अपने हिसाब से एजेंसियों को यूज करती थी। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो सीबीआई जो है केस्ड पैरट है। लेकिन एक बात बताइए, बिहार में भाई सीआईडी है ना, विजिलेंस की टीम है ना, वो तो राज्य सरकार के अधीन ही आती है, तो वो क्यों नहीं छापा मारती है बीजेपी के मंत्रियों पे या नेताओं पे? दूसरी बात, अरुण सर अभी कह रहे थे, आप याद कीजिए कर्नाटका में एक बीजेपी के विधायक के बेटे ने पैसा लिया था, उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये कहना कि हम लोग सिलेक्टिव काम करते हैं ये उचित नहीं होगा सर। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी लोग के पीछे छापा मारा गया है, जो पकड़े गए हैं, चाहे लालू यादव जी से लेके राधाचरण जी ले लें, चाहे कोई और भी ले लें, क्या उनके पास गबन के प्रूफ नहीं मिले हैं? क्या उनके पास गलत पैसा या गलत तरीके से जो धनोपार्जन है वो नहीं किया गया है? ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई ईडी ने या सीबीआई ने छापा मारा है और खाली हाथ लौट गए हैं। राधाचरण सेठ के पास 8 महीने में तीसरी बार रेड गिरी है। तो ये बात को समझिए, और ऐसा कहना उचित नहीं लगता है। मुझे तो ये भी लगता है लेकिन आपने एक नाम तो गिनवाया, कई नाम मैं ऐसे भी गिनवा दूं विनीत सिंह जी, जिन पर केस चल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब वो चुनाव आता है तो आप देखते ही हैं वो उसमें शामिल होना, एनडीए में शामिल होते ही चीजें ठंडी पड़ जाती है। सौरभ, सौरभ आखिरी सवाल, अभी जो टाइमिंग है ठीक है, लेकिन मैं अभी आने वाले वक्त के लिए ये क्या समझूं, क्या आरजेडी के लिए वाकई एक संशय की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए यहाँ जिस तरह से सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया और हमने डिनर को लेकर भी चर्चा की थी, क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो वाकई सबके लिए शॉकिंग रहेगा? और क्योंकि और दूसरी बात, टाइमिंग को लेकर देखिए हमेशा सवाल उठते रहे सौरभ, लेकिन इससे बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी अभी जो ये कार्रवाई की जा रही है? सौरभ जी बिल्कुल, नीतीश कुमार कल क्या करेंगे किसी को नहीं पता। कारण नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हमने 2-3 बार देखा भी, और कई लोगों ने देखा है जो उनके साथ बैठते थे, उनको नहीं पता था कि कल वो सत्ता से बाहर जाने वाले। उनके साथ जो मंत्री थे उनको नहीं पता था कि कल वो विभाग से आउट होने वाले। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीर आई है उसके बाद ये चर्चा जरूर बिहार में उठना शुरू हो गया है कि हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं या पाला बदल सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 1 सालों से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे बैठक दिल्ली में हुई है जहां प्रधानमंत्री थे, जहां मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए, उनके जगह पर तेजस्वी यादव गए। तो चाहते तो नीतीश कुमार पहले भी जा सकते थे जहां उनका सामना प्रधानमंत्री से हो सकता था, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया, वो बैठक में हिस्सा नहीं लिए। आज वो गए, उसके पहले आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि स्थल पर वो गए। तो ये सब चीजें पहली बार हो रही है,
इससे पहले नहीं गए थे, 4-5 सालों से वो नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें पहली बार हो रही है, तो चर्चा लाजमी है, और वो भी नीतीश कुमार को लेकर, जो 2 बार खुद पाला बदल चुके हैं, किसी को भनक तक नहीं हुई थी। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, और जिस तरीके से चुनाव के पहले विपक्षी नेताओं के घर पे छापेमारी हो रही है, तो ये भी एक चर्चा हो रही है कि कहीं ये प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो आपके साथ यही होगा, आपके नेताओं के साथ यही होगा। तो निश्चित रूप से, और आपको याद होगा जब मुंबई में बैठक हुई थी सौरभ, तो बयान आया भी था, अखिलेश यादव ने भी ये बयान दिया था कि देखिए अब हम लोग तैयार हैं, कई सारे छापेमारी होगी, और ये विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता है कि प्रेशर बनाया जाएगा। बिल्कुल अंजलि, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी बयान आया था, तेजस्वी यादव का भी बयान आया था कि अब हम लोग छापेमारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है अब हमारे नेताओं जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से वक्त की भी कमी है। अंजलि जी बस 10 सेकंड में, देखिए चोरों की दाढ़ी में तिनका हम लोग मुहावरा सुनते थे। जब आपको मालूम होगा कि भाई आपने गलत किया है तो ये चीजें आ सकती हैं, और जब तक नीतीश कुमार जी को आप संयोजक नहीं बनाइएगा, फोटो खिंचवा के वो प्रेशर बनवा रहे हैं, हम तो सारिका जी से बोलेंगे, सारिका जी ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार जी भाग नहीं जाए। बिल्कुल, मैंने सारिका जी से भी इसलिए पहला ही सवाल पूछा था कि आरजेडी बी प्लान बना रही है, क्योंकि अब जो तस्वीरें आ रही हैं, और जैसा कि सौरभ भी कह रहे हैं कि देखिए तमाम टाइमिंग को लेकर और अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो सारिका जी जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है, सारिका जी। जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने आज मुझे वक्त भी बहुत कम दिया। आज ज्यादा मुझे लगता है कि एनडीए वाले लोग ही बोलते रहे हैं, अच्छा दिन भी है उनका। लेकिन मैं बताना चाहूंगी अंजलि जी कि जीवन कुमार जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको एमएलसी बनाया, वो सबसे बिहार के बड़े बालू माफिया के रूप में जाने जाते हैं। और हमने देखा भी था जिस दिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की थी, अरे बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है, प्लीज बोलने दीजिए। और जिस दिन सारिका जी ने पहले भी कहा कि कम मौका मिला है विनीत सिंह जी, सारिका जी आप पूरी बात। और जिस दिन उन पर पुलिस ने बिहार में लाठीचार्ज किया था, वो कह रहे थे कि पूरे बिहार में मैं आग लगा दूंगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा चरित्र है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी अंजलि जी कि अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है कि नितिन गडकरी जिस विभाग के हैं, उसी विभाग में 1 किलोमीटर की सड़क जो है ना, वो 255 करोड़ रुपए में बनाई गई है। और अभी भारतीय जनता पार्टी तो ईडी और इनकम टैक्स नहीं बिठा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ वो नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई शुरू करी, बढ़ जाएगा। और जो करके आया कीजिए तो अच्छा लगेगा, वो समय पहले ही शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपने ही नितिन गडकरी के खिलाफ अगर उन्होंने ईडी का अगर छापा करवा दिया, इनकम टैक्स का छापा करवा दिया, तो निश्चित रूप से 2024 से पहले ही बीजेपी की सरकार गिर जाने वाली। और यही अगर आप लोग को कार्रवाई नहीं कराती है और इतना डर लगता है, व्हाई डोंट यू जस्ट जॉइन अस? अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि भाई हम लोग करवा रहे तो आ जाइए। लालू जी को बोलिए हम लोग के साथ आ जाइए, लालू जी को सभी का बहुत लेकिन जैसा कि सौरभ जिक्र कर रहे थे अभी कि क्या जो टाइमिंग है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वो लगातार तमाम विपक्ष के नेता ये कह भी रहे थे कि अब तो होगा छापेमारी। दूसरी बात, नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, राजनीति है, कब क्या करवट ले लिया जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल बिहार की राजनीति की बात करें, इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है लोकसभा चुनाव से पहले ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।